जल्द कैसे लोगों तक पहुंच जाए, इसकी चिंता हर कोई कर रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका में वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन धार्मिक कारणों से मुसलमानों के लिए ये वैक्सीन हलाल है या हराम, इस पर कुछ देशों में बहस शुरू हो गई है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद। इस बहस की शुरुआत दक्षिण पूर्वी एशियाई और मुस्लिम बहुल देशों इंडोनेशिया और मलेशिया में हुई है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पर इस समय 6.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं और इसके कारण 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया भी बाकी देशों की तरह वैक्सीन के लिए विभिन्न कंपनियों से करार कर रहा है। उसने चीन स्थित सिनोवैक बायोटेक कंपनी से वैक्सीन के लिए करार किया है। इस कंपनी की वैक्सीन का भी ट्रायल जारी है। वैक्सीन के हलाल होने पर बहस तब शुरू हो गई जब इंडोनेशिया के मुस्लिम मौलवियों की एक शीर्ष संस्था इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल ने इस वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा। वहीं मलेशिया ने भी वैक्सीन के लिए फाइजर और सिनोवैक कंपनियों से करार किया है और वहां पर भी मुस्लिम समुदाय में वैक्सीन के हलाल या हराम होने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि कई मुस्लिम देशों में इसके हराम और हलाल को लेकर भारी बहस जारी है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया में ही इसके हराम और हलाल को लेकर चर्चा हुई है। सोशल मीडिया पर कई यूजर ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि इस वैक्सीन को हराम घोषित कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम में उन उत्पादों को हलाल कहा जाता है जिनमें हराम चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है, मसलन के शराब या सूअर का मांस। हाल के सालों में हलाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर हराम या हलाल की बहस क्यों शुरू हुई। किसी वैक्सीन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सूअर की हड्डी, चर्बी या चमड़ी से बनी जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ कंपनियों ने कई सालों तक काम करके इसके बिना वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस ने दिमागी बुखार की पोर्क फ्री वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है। वहीं सऊदी अरब और मलेशिया स्थित एजे फार्मा अपनी वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है। कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने पर बहस सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। पोर्क की जेलेटिन के इस्तेमाल से इतर कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए सूअर के डीएनए के इस्तेमाल की बात भी कही जा रही है। सिनोवैक ने अपनी वैक्सीन में क्या क्या इस्तेमाल किया है, इसके बारे में उसने अभी नहीं बताया है। सूअर के जेलेटिन के इस्तेमाल को लेकर सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि यहूदियों की भी चिंताएं हैं। यहूदी रूढ़िवादी भी सूअर के मांस और उससे बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सूअर के जेलेटिन और डीएनए से बनी वैक्सीन का क्या मुसलमान या यहूदी समुदाय धार्मिक कारणों से अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति और इस्लामिक स्टडीज के जानकार प्रोफेसर अख्तरुल वासे बीबीसी हिंदी से कहते हैं कि इस्लाम में इंसानी जिंदगी को प्राथमिकता दी गई है। वो कहते हैं इंसानी जान बचाने के लिए अगर कोई आदमी भूखा है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसी सूरत में हराम भी हलाल हो जाता है। ये इस्लामी न्याय विधि का मानना है। कोरोना वैक्सीन को लेकर इस तरह की बहस से दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम की छवि खराब ही होगी, इससे कोई छवि अच्छी नहीं होगी। पोलियो वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम देशों में शुरुआत में आपत्ति दर्ज की गई थी। इसका हवाला देते हुए प्रोफेसर वासे कहते हैं, हम देख चुके हैं कि पोलियो वैक्सीन को लेकर कैसी छवि बनाई गई, लेकिन इस बात को लेकर खुशी है कि भारत में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पोलियो की चिंता को समझा था और इस वैक्सीन को ठीक करार दिया था, उसका समर्थन किया था और इसने भारत में पोलियो निवारण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन में अब कोरोना वायरस का नया रूप सामने आ रहा है। इस सूरत में तो चिंता ये होनी चाहिए कि कोरोना वायरस की आने वाली वैक्सीन सिर्फ असरदायक हो, क्योंकि ये मानव जीवन का मामला है। इंडोनेशिया की मौलवियों की शीर्ष संस्था इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट चाहती है। अगर मुस्लिम देशों के पास हलाल और सूअर के जेलेटिन के इस्तेमाल वाली वैक्सीन दोनों हो तो कौन सी इस्तेमाल की जानी चाहिए? इस सवाल पर प्रोफेसर वासे कहते हैं कि कौन सी वैक्सीन असरदायक है इसका चुनाव डॉक्टर करेंगे। अगर सूअर की जेलेटिन वाली वैक्सीन असरदार है तो वही लगनी चाहिए। इसराइल में रब्बिनिकल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रब्बी डेविड स्टाव समाचार एजेंसी एपी से कहते हैं कि यहूदी कानून में प्राकृतिक तरीके से पोर्क के इस्तेमाल या उसके खाने पर प्रतिबंध है। वो कहते हैं कि अगर इसे मुंह के जरिए ना देकर इंजेक्शन के जरिए दिया जा रहा है तो इस पर कोई रोक नहीं है, और खासकर के तब जब ये बीमारी का मामला हो। पोर्क के इस्तेमाल की बहस के बीच फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका कंपनियों ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी वैक्सीन में पोर्क के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके समर्थन में ब्रिटेन के इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने भी बयान जारी किया है कि फाइजर की वैक्सीन हर तरह से सुरक्षित है।
ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने बयान जारी किया है कि उसने सिर्फ फाइजर के लिए ही इसलिए बयान जारी किया है क्योंकि ब्रिटेन में फिलहाल इसी वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति है। संगठन ने बताया है कि उसने इस वैक्सीन के लिए मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मियों, इस्लाम के विद्वानों और कई इस्लामी संगठनों से चर्चा की है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि इस वैक्सीन में जानवर के किसी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रिपोर्ट सुना रहे थे बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।